नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी धर्म संसद में साधुओं के बिगड़े बोल की। बीजेपी को मिली एक और हार की। जानेंगे पंजाब में बीजेपी के साथ आए कौन कौन से दल, विधानसभा चुनाव को टालने पर क्या कहा चुनाव आयोग ने। बात करेंगे अजय मिश्र टेनी पर बीजेपी की मेहरबानियों की, केंद्र की रिपोर्ट से खुलती योगी सरकार की पोल की, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र ने जारी किए सख्त निर्देश। राज्यों में लगेंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में दावा, जनवरी में लंदन से लौटेंगे नवाज शरीफ। सेना के सहारे फिर करेंगे सत्ता में वापसी। 6 महीने में सत्ता से बाहर होंगे इमरान। बारिश ने बिगाड़ा भारत का खेल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश के चलते नहीं शुरू हो पाया मुकाबला। टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में दिख रहा है भारत। हरियाणा में मंगलवार को होगा कैबिनेट विस्तार। मनोहर लाल सरकार में शामिल हो सकते हैं 3 से 4 मंत्री। सहयोगी दल जेजेपी से भी बनाए जाएंगे मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ मंत्रियों से लिए जा सकते हैं इस्तीफे। और सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 296 अंकों की तेजी के साथ 57,420 पर हुआ बंद। निफ्टी 82 अंकों की तेजी के साथ 17,086 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तभी से देश में धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से तो इसमें कुछ ज्यादा ही तेजी देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ शुरुआत में जो बातें दबी जुबानों में कही जाती थी, वो धर्म संसद के नाम पर खुले मंच से कही जा रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में ये नज़ारा देखा गया था और अब ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। तो क्या हुआ छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में, जिससे शुरू हुआ बवाल? देखिए ये रिपोर्ट। हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब छत्तीसगढ़ से धर्म संसद में विवादास्पद बयान देने की खबर आ रही है। इस धर्म संसद में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे, लेकिन जब गांधी जी पर गलत टिप्पणी की गई तो बताया जा रहा है कि सीएम बघेल कार्यक्रम से अचानक चले गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिन की धर्म संसद आयोजित की गई थी। आयोजन में 20 धर्म गुरुओं ने भाग लिया, जिसमें कुछ ने भाषण देते हुए सनातन हिंदुओं को खुद को हथियार देने की बात कही। वहीं उनमें से एक संत कालीचरण ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की तारीफ की, जिस पर कालीचरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 505/2 और 294 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस धर्म संसद में शामिल होने आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अचानक इस कार्यक्रम से चले गए। बताया जा रहा है कि कालीचरण के बयान के बाद धर्म संसद के संयोजक और दूधाधारी मठ के प्रमुख महंत राम सुंदर दास ने भी इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने खुद को इस धर्म संसद से अलग कर दिया। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर असहमति जताते हुए स्वामी स्वरूपानंद ने इस कार्यक्रम में कहा कि जहां 30 करोड़ मुसलमान और लगभग 15 करोड़ ईसाई रहते हों, उस देश को आप क्या हिंदू राष्ट्र कहेंगे? अल्पसंख्यकों के बाद अब महात्मा गांधी भी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर आ गए हैं। कालीचरण जैसे कथित साधु भले ही कुछ भी बयान देते रहें, लेकिन देश उनकी विचारधारा का समर्थन कभी नहीं कर सकता। और इसका नज़ारा आज चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के परिणामों में दिखाई भी दिया। चुनावों में भगवा फहराने की बीजेपी की कोशिश फेल हो गई। 15 साल से चंडीगढ़ निगम पर काबिज बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो गई है। चुनाव में किस दल को मिली कितनी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों का ये शोर, समर्थकों का जोश, हवा में उड़ते रंग बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का फल मिल गया है। जिस पार्टी के पक्ष में मेहनत की वो सफल रही है। उनके नेता चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, ये नज़ारा है चंडीगढ़ का और चुनाव थे चंडीगढ़ नगर निगम के। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और आज सभी सीटों के परिणाम सामने आ गए। लेकिन ये परिणाम बीजेपी के लिए डराने वाले दिखाई दे रहे हैं। 15 सालों से चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी उम्मीदवार और चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा, जिनके कंधे पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी थी, वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा जितने भी पूर्व मेयर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, उनमें से कोई भी जीतने में कामयाब नहीं हुए। अब तक चंडीगढ़ निगम में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी थी और पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को ही सबसे ज्यादा
14 सीटें मिली हैं, जबकि 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को 12 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। 2016 में 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने अपने सीटों की संख्या दोगुनी तो कर ली है और इस बार कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 1 सीट अकाली दल बादल के हिस्से में गई है। आज आए परिणामों से ये साफ हो गया है कि नगर निगम में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। चंडीगढ़ नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 19 है, क्योंकि 1 वोट यहाँ के सांसद का भी होता है, इसीलिए निगम में वोट देने वाले सदस्यों की संख्या 36 हो जाती है। ऐसे में आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी मेयर पद से दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं उसमें आप कांग्रेस की मदद से ही अपना मेयर बना सकती है। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम में आप और कांग्रेस गठबंधन बनने की उम्मीदें बेहद कम दिखाई दे रही हैं। पंजाब में मुख्य मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ में मेयर पद पर होगा किस दल का कब्जा, ये मेयर पद के चुनाव में ही साफ हो पाएगा। चंडीगढ़ निगम चुनाव के परिणामों से साफ है कि मेयर पद के लिए अब 3 बड़ी पार्टियों में से 2 को साथ आना होगा। बहुमत के लिए चंडीगढ़ नगर निगम में नया प्रयोग होगा। गठबंधन का प्रयोग पंजाब में भी हो रहा है। यहाँ अकाली दल ने 2 दशक बाद बीएसपी से गठबंधन किया तो बीजेपी ने 3 दलों का मोर्चा तैयार कर लिया। तो किस किस के साथ किया बीजेपी ने गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब की सियासत में बीजेपी की बंजर जमीन को फिर से जीवित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जब तक अकाली दल का साथ था तब तक बीजेपी का नाम था, लेकिन उसके बाद सूबे में पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, जिसे बचाने के लिए बीजेपी कांग्रेस छोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह का सहारा ले रही है। कृषि कानून पर शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने कैप्टन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आज इस गठबंधन पर औपचारिक तौर पर मुहर लग गई। अब बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की अकाली दल संयुक्त पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की गई। इसके बाद सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ सीट शेयरिंग पर बात हुई। बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई जाएगी। इसके बाद सीटें तय होंगी। इसके साथ ही बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों दलों का एक संयुक्त मैनिफेस्टो बनेगा। बीजेपी का कहना है कि हम चुनाव में सभी दलों को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस को करारी मात देंगे। अब भले ही बीजेपी जीत की ताल ठोक रही हो, लेकिन ये जीत उसके लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसने जिस भी दल के साथ गठबंधन किया उनका कोई मजबूत सियासी इतिहास नहीं है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मजबूत नेता हैं, लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद वो भी कमजोर पड़ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कैसे बीजेपी पंजाब में अपने पैर जमा पाती है। तो कैप्टन और ढींढसा के भरोसे बीजेपी पंजाब चुनाव में उतरेगी, लेकिन कैप्टन और ढींढसा के लिए खुद को साबित करने की ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये दोनों खुद नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी सवाल बीजेपी गठबंधन की मजबूती का नहीं, बल्कि ये है कि चुनाव होंगे भी या नहीं। आज चुनाव आयोग इसे लेकर फैसला करने वाला था, लेकिन अब इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। चुनावों के ऐलान से पहले इस पर कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों से लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ तक चिंता जता रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की तैयारियां हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो पीएम मोदी और चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की संभावना पर विचार करने तक को कह दिया है। इसके बाद आज चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में मीटिंग की। मीटिंग से संकेत तो यही मिल रहे हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे, लेकिन इसका फैसला जनवरी के दूसरे सप्ताह तक ही हो पाएगा। आयोग ने एक और मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, जो जनवरी के पहले सप्ताह में होगी। इसके बाद राजनीतिक दलों के साथ भी आयोग बैठक कर सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में अगर चुनाव टाले जाते हैं तो कई संभावनाओं पर विचार करना होगा, क्योंकि जल्दी ही 5 राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। मतदाता सूची भी दोबारा से तैयार करनी पड़ेगी। कई काम नए सिरे से करने होंगे। ऐसे में चुनाव टालने का फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं तो मजबूरी में चुनाव टालने जैसा कदम उठाना भी पड़ सकता है। इसके लिए आयोग का दल 5 राज्यों का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत को जांचकर कोई फैसला लेगा। हालांकि चुनाव आयोग इस बार प्रचार और भीड़ प्रबंधन
गठबंधन पर एहतियाती कदम उठा सकता है। चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। बड़े नेताओं के दौरे पर भी पाबंदी का विचार चल रहा है, लेकिन ये सब कदम चुनाव की घोषणा के बाद ही उठाए जा सकेंगे। ऐसे में जनवरी में ही यह तय होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे या नहीं, क्योंकि चुनाव प्रचार में जुटने वाले लोगों का हुजूम कहीं तीसरी लहर का कारण न बन जाए। ओमिक्रॉन पर सरकार की तो नजर है ही, चुनाव आयोग की भी नजर है। यदि मामले तेजी से बढ़े तो चुनावों को टाला भी जा सकता है, लेकिन अभी तो 5 राज्यों में माहौल चुनावी ही है। 3 सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है। जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी में है, जहां महंगाई और कोरोना से ज्यादा बड़ा सवाल मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्र टेनी बन चुके हैं। टेनी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम आते ही किसान आंदोलन की भी याद आ जाती है। अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर किसान संगठन बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो ये दावा कर चुके हैं कि अजय मिश्र को इस्तीफा देना होगा और उन्हें जेल में भी डाला जाएगा, लेकिन बीजेपी अजय मिश्र से इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है यूपी विधानसभा चुनाव। दरअसल यूपी में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यूपी की लखीमपुर खीरी से लोकसभा सांसद हैं और उनका कई सीटों पर जबरदस्त असर भी माना जाता है, लेकिन उनका पुत्र आशीष मिश्र मोनू इस समय जेल में है। मोनू पर आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर चढ़ा दी थी। किसान संगठन और विपक्षी दल तो इस मामले का मास्टरमाइंड अजय मिश्र को बता रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अजय मिश्र के पीछे मजबूती से खड़ी हुई है। अब इसे मजबूती कहें या मजबूरी। दरअसल बीजेपी के पास इस समय पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है और यहाँ का ब्राह्मण मतदाता योगी आदित्यनाथ से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। यूपी में ब्राह्मणों का 10% वोट माना जाता है और पूर्वांचल में तो ये आंकड़ा 13 से 15% के करीब पहुंच जाता है, जो अब तक बीजेपी की ताकत रहा है, जिसे बरकरार रखना इस बार मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी ने ब्राह्मणों को मनाने का जिम्मा अजय मिश्र को सौंपने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी को चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ब्राह्मणों को सरकार के पक्ष में करने के लिए अजय मिश्र का चेहरा आगे किया जा सकता है। यूपी में बीजेपी ने ब्राह्मणों की समिति बनाई है। उसमें शुरुआत में तो अजय मिश्र को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही इस समिति में उन्हें जगह मिल जाएगी। बीजेपी पूर्वांचल में टेनी को ब्राह्मणों का चेहरा बनाकर पेश करने की तैयारी में है। अगर किसानों की तरफ से विरोध के तेज सुर नहीं उठते हैं तो टेनी पूर्वांचल में बीजेपी का चेहरा होंगे, ये तय माना जा सकता है। टेनी पर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? योगी सरकार को लेकर ब्राह्मणों का गुस्सा या फिर टेनी के नाम पर ही चुनावों की तैयारी? योगी सरकार को लेकर सिर्फ ब्राह्मणों में ही गुस्सा नहीं है, बल्कि और भी कई लोग नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह है 5 साल में सरकार का कामकाज। यूपी में 5 साल तक कैसे चला योगी राज, इसकी पोल केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने खोल दी है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। केंद्र और यूपी दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है। केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में उनकी सरकार ने कर दिखाया है। तो वहीं यूपी की योगी सरकार का दावा है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। योगी सरकार के दावे पर विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा है, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी ने भी इस दावे की पोल खोल दी है। नीति आयोग ने 2019-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन के मामले में यूपी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और ये बड़े राज्यों में सबसे नीचे है, जबकि केरल की वामपंथी सरकार पर बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सबसे अच्छी बताई गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पहले पायदान पर है। इस रिपोर्ट की सत्यता पर यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इसी साल कोरोना महामारी के दौरान देखने मिला था, जब यूपी में अलग अलग जगहों से भयानक तस्वीरें सामने आई थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान यूपी में सरकार को श्मशान घाटों के चारों ओर 4 दीवारी खड़ी करनी पड़ गई थी, ताकि सरकार की असफलता को छुपाया जा सके। राज्य की नदियां भी योगी सरकार की इस असफलता की कहानी बयां कर रही थी। नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी के अलावा बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और एनडीए शासित बिहार की स्थिति को बेहद खराब बताया गया है। इन राज्यों को नीचे से दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर हैं और इन दोनों ही राज्यों में सरकार एनडीए की नहीं है।
और बुलेटिन के आखिर में बात नए साल से महंगाई बढ़ने की आहट की। बहुत ही जल्द नए साल का आगाज होने वाला है, लेकिन इस नए साल में सरकार जनता के लिए कई नए नियम भी लाने वाली है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जी हां, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिससे लोगों को महंगाई का धक्का लगेगा। तो किन चीजों पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। लोगों को नए साल का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि सभी को लगता है कि नया साल अपने साथ नई खुशियां लेकर आएगा। मगर इस बार 2022 अपने साथ जनता के लिए महंगाई का बोझ भी लेकर आ रहा है, क्योंकि जीएसटी में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्तरां सर्विसेज के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर टैक्स का भुगतान करना शामिल है। साथ ही फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में करेक्शन 1 जनवरी से लागू होगा, जिसमें सभी फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगा, जबकि कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी लगेगा। सामान पर टैक्स लगाने के साथ साथ सरकार ने अब तक लोगों के सफर को भी महंगा कर दिया है। अगर आप ऑटो रिक्शा चालकों को ऑफलाइन पैसे देते हैं तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर छूट जारी रहेगी, लेकिन अगर ये भुगतान आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं तो ऐसी सेवाओं पर 5% टैक्स लगेगा। महंगे सफर के साथ साथ अब नए साल से खाने के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नए नियमों के अनुसार ऑनलाइन फूड वाली सेवाएं जैसे स्विगी और जोमेटो पर भी 1 जनवरी से जीएसटी लगेगा। साथ ही उन्हें चालान जारी करने की भी आवश्यकता होगी। वहीं जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने को लेकर सरकार ने अपनी सफाई भी दी है। केंद्र का कहना है कि जीएसटी कानून में इसीलिए संशोधन किया गया है ताकि गैर कानूनी कामों को रोका जा सके। अब भले ही सरकार अपनी सफाई दे रही हो, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन बदलावों से जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।